जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है यहाँ पे, ये आपको बता दें सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको एडिटोरियल की दी जाती है, साथ ही साथ जो करेंट अफेयर है वो भी प्रदान कर दी जाती है, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड की डिटेलिंग है इम्पोर्टेंट वो मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं फ्रंट पेज से। कनाडा जो है यहाँ पे इनके लीडर है जस्टिन ट्रूडो और भारत के होम मिनिस्टर है इंडिया के अमित शाह जी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों कंट्री के बीच में तनाव आ चुका है थोड़ा सा। अब वो तनाव है क्या, तो सबसे पहले आसान शब्दों में बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पे एक वर्ड है प्रो खालिस्तान। और जब इंदिरा गांधी जीवित थी 1984 में उनकी असासिनेशन हो गई, उनके गार्ड के द्वारा उनका हत्या कर दिया गया। उससे पहले से ही खालिस्तान एक कंट्री के रूप में डिमांड करी जा रही थी। तो ये वही पार्ट है भारत के पंजाब प्रोविंस जो है भारत का, वो लेकर के उसका कुछ पार्ट ऊपर का वो पार्ट यहाँ पे डिमांड करी जाती, इसको अलग कंट्री का दर्जा दिया जाए अलग। वही प्रो खालिस्तान वाला इशू आज भी निकल के आ रहा है। वो कहाँ पे आज पहुंच गया है, वो पहुंच गया है कनाडा में। अब कनाडा में हुआ ऐसा क्या है कि इस प्रकार के इशू तनाव निकल के आ रहे हैं। एक नाम है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जिनको प्रो खालिस्तान का लीडर भी बोला जाता है, उनकी हत्या कर दी गई इसी रिसेंटली जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर जी की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के पीछे ये बताया जा रहा है कि भारत का हाथ है, सीधे सीधे भारत का हाथ डायरेक्टली बिना किसी सबूत के यहाँ पे बताया जा रहा है। अब भारत सरकार यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कनाडा प्लस इंडिया के बीच में रिश्तों को और तनाव के रूप में बदल देगा। इस प्रकार के सेंटेंस बोलने से पहले यहाँ पे सोचना चाहिए। तो भारत से भी जो कनाडियन कमिश्नर थे उनको हटा लिया गया, इंडिया के भी जो इंडियन कमिश्नर थे कनाडा में वो भी भारत में आ पहुंचे हैं। अब दूसरी इशू क्या निकल के आ रही है जो इतना हाइपर ये न्यूज हो गई है, तो यही न्यूज हो गई है कि अमित शाह जी को सीधे सीधे यहाँ पे उनके फॉरेन अफेयर जो मिनिस्टर थे वहां पे उनका क्या नाम था, डेप्यूटी मिनिस्टर थे डेविड मॉरिसन ने आरोप सीधे सीधे लगाया। तो आरोप क्या लगाया उन्होंने, तो उन्होंने ये लगाया कि निज्जर जी के हरदीप सिंह निज्जर जो थे उनके हत्या के पीछे इनका हाथ है। सीधे सीधे अमित शाह जी के हाथ को बता दिया गया। अब ये चीजें न्यूज़पेपर में फैली थी, अमेरिकन न्यूज़पेपर में, कि किसी का हाथ हो सकता है, इनका हाथ हो सकता है, और डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सीधे अमित शाह जी को यहाँ पे क्लेम कर दिए। तो यही इश्यू निकल के आ रही है जो इन दोनों कंट्री के बीच में तनाव और भी बढ़ गया है। तो यही सारी पूरी इश्यू थी। आशा करते हैं मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जानते हैं फार्मर जो है अपने देश में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी का जो मैनिफेस्टो होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें भारत में एग्रीकल्चर हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन भी अधिक है, एग्रीकल्चरल मार्केट भी अधिक है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी इलेक्शन हो रहा है, मैं यहाँ पे एमएचए की बात कर रहा हूँ, एमएचए मतलब होम मिनिस्ट्री नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और वहां के मैनिफेस्टो में फार्मर का कोई इश्यू ही निकल के नहीं आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आई। अब उसी चीज को यहाँ पे देखेंगे कि फार्मर यहाँ पे किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो जो भी वहां पे सोयाबीन की खेती, यहाँ पे कॉटन की खेती, गन्ने की खेती, ये बहुत चिंताजनक है कि उनको एमएसपी सही रेट की नहीं मिल रही है महाराष्ट्र में, इस प्रकार की बात बोली जा रही थी। तो यहाँ पे एडिटर क्या कह रहे हैं, एडिटर यही कह रहे हैं जो क्रॉप इंश्योरेंस थी वो क्या थी, ये चाहे लोन वेवर हो, चाहे सिंचाई को लेकर हो, चाहे पावर की सप्लाई को लेकर हो, फॉरेस्ट के लैंड राइट अधिकार की बात करी जाए, चाहे ट्राइबल फार्मर की बात करी जाए, सारे में महाराष्ट्र यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और यहाँ पे फार्मर जो है आत्महत्या भी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि इसके मुद्दे को उतना तीव्र गति से लेकर के नहीं जाया जा रहा, जबकि इलेक्शन में इस प्रकार के इश्यू निकलने
चाहिए। यही बातें यहाँ पे बोली जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल पार्टी इससे कहीं ना कहीं बहुत फोकस इस मुद्दे पे करी नहीं, जिसके कारण और भी जो वहाँ की रीजनल पार्टी है वो इस इश्यू को उठा रही है, रेज कर रही है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे विदर्भा है, विदर्भा में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ट्राइबल हैं, फार्मर हैं, और उनका जो है इश्यू उठना चाहिए, तो वहाँ की रीजनल जो पार्टी है वो उठा रही है। किसान मजदूर कमीशन की बात करें तो वो उनकी इश्यू निकल के आ रही है। अच्छा, एमएसपी इतनी इश्यू निकल के आ रही है कि एमएसपी सही रेट पे नहीं मिल रहा है, सही एमएसपी भी नहीं मिल रहा है, वो उस इश्यू को भी निकल के आ रहा है। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं एमएसपी तो हमें दें, लेकिन 20% बोनस भी हमें चाहिए, ताकि किसान की सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका इनकम बना रहे। ये 20% बोनस का भी इश्यू निकल के आ रही है। एक कमेटी है शेतकर कामगार कमीशन, तो ये अग्रेरियन वेलफेयर कमीशन को लेके था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इस स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत यही तय किया जाना किस हिसाब से इसको आगे लेकर के चला जाएगा। एमएसपी का जो कंसर्न है वो कैश क्रॉप को लेके था, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में। इन्हीं इश्यू को लेकर के यहाँ पे एमएसपी को चला गया। अब एमएसपी इतना बात हुई है, पावर सप्लाई भी जरूरत है, इरिगेशन भी जरूरत है, एमएसपी भी जरूरत है, सारी इश्यू जरूरत है। लेकिन अगर बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी में क्या आता है, ये एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड न्यूज आपको मैं देने वाला हूं। चलिए, एमएसपी की शुरुआत करने से पहले सीएसीपी जानना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ एमएसपी भी हम जानेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी भी परिस्थिति में किसान को, अगर एक्स प्राइस हम मान लीजिए रख लिए एक्स प्राइस, तो किसी भी परिस्थिति में चाहे रेट ऊपर हो चाहे रेट नीचे, हमें एक्स रुपीज किसान को पे करने पड़ेंगे उसके फसल के। तो किसान की ये सियोरिटी हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चलती हैं। अब यहाँ पे सीईसीपी जो आपके सामने मैं लेके आया, ये एक्चुअली में है क्या, ये सीएसीपी, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे निकल के आएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। यही सीएसीपी है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है। ये इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 में हुई थी। किस रूप में? उस समय इसका नाम एग्रीकल्चर प्राइजेज कमीशन था, एपीसी के रूप में 1965 में इसकी स्थापना हुई। आज के डेट में हम इसे सीएसीपी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रेजेंट नाम जो इसका आया 1985 में आया, यह एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में है, यानी ये एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब एडवाइस देता है गवर्नमेंट को कि कितना प्राइस होना चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है सीएसीपी, याद रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, उसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कमीशन इसकी अगर बात करी जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था क्या रिकमेंड करने के लिए, तो ये जो सीएसीपी था, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही प्राइस है जो किसानों को एक निश्चित मूल्य देने के लिए गठित करी गई थी कि कितने रुपए किसान को किस वर्ष में देना चाहिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे किसान जो थे उनको किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से रिसोर्स का उपयोग करना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ा सकें, ये सब भी यहाँ पे ये देखता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यहाँ पे एमएसपी जो रिकमेंड करता है 23 कमोडिटी में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, जिसमें 7 सीरियल्स आते हैं, पैडी, वीट, मेज, sorghum, पर्ल और बार्ली एंड रागी। 5 दालें आती हैं, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। 7 तेल आते हैं, ग्राउंडनट, रेपसीड, मटर, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर एंड नाइजीर सीड। 4 कमर्शियल क्रॉप भी आते हैं, कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड राजू। तो ये टोटल 23 कमोडिटी को सीएसएपी मिलता है, जिसको एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी 23 को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, 7, 5, 12, 12, 12, 7, 19, 1, 20, 3, 23, 23
क्रॉप्स को यहाँ पे एमएसपी प्रदान करी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इनके कंपोजिशंस की बात करें तो एक चेयरमैन होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 मेंबर ऑफिशियल्स होते हैं, 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, फार्मर के, कम्युनिटी के, ताकि ये जो फार्मर कम्युनिटी है सही प्रकार से चलाया जा सके। अब आता है क्या, FRP, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइज। FRP जिसे हम बोलते हैं, ये प्राइज क्या होता है, ये प्राइज आपका मिनिमम प्राइस कहा जाता है। जिस प्रकार से एमएसपी होता है उसी प्रकार से एफआरपी होता है, बस फर्क इतना होता है कि शुगर केन के लिए एफआरपी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। शुगर केन को परचेज किया जाता है शुगर मिल में, फार्मर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और शुगर मिल खरीदती है, तो उसी को एफआरपी यहाँ पे बोला जाता है। कौन डिटरमाइन करता है, हु डिटरमाइंस इट, तो एफआरपी फिक्स किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा, और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA एफआरपी को यहाँ पे फिक्स करती है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CACP। अब यहाँ पे CACP के रिकमेंडेशन पे CCEA करता है, ये क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि CACP डिसाइड करता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट को ये भी जाता है और ये क्या होता है, ये रिकमेंड करता है। तो CCEA जो है यहाँ पे फिक्स करता है यूनियन गवर्नमेंट की, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसको करती है। तो आशा करते हैं ये जितनी भी फार्मर को लेके इश्यू थी और जो बैकग्राउंड डिटेलिंग थी वो आपको मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए ये मेरा चैनल है, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है फ्रेंड्स। आगे नए नए वीडियो इसी इंस्पिरेशन से आते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो WHO का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल निकला है। आज है संडे, तो संडे आर्टिकल निकलते हैं। WHO की सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे कि WHO है क्या, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद ये जो डाटाबेस ऑन पोलियो केसेस की बात करी गई है, इस पोलियो केसेस की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी हम देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये केसेस बढ़ते हैं और किस प्रकार से ये केसेस आज तक के इतिहास में घटे और बढ़े हैं। तो सबसे पहले WHO की तरफ बढ़ेंगे हम, ताकि चीजें क्लियर रहें। WHO की डिटेल की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आती है। यह इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को कंसर्न में रख के कार्य करता है। जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक आया था वर्ल्ड में, तो उसी को यहाँ पे कंसर्न में रख के कार्य करा जा रहा था। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 6 इसकी रीजनल ऑफिस है, 150 फील्ड ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना करी जाती है, 7 अप्रैल 1948 को। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, UNESC। और रिपोर्ट क्या क्या रिलीज करता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो मॉर्टेलिटी डाटाबेस रिपोर्ट, हेल्थ इनइक्वालिटी मॉनिटर और ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट्स निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022। तो ये वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, इन सारे रिपोर्ट को कौन निकालता है, आपका WHO निकालता है। आशा करते हैं WHO की डिटेलिंग आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में आया हुआ है अभी। तो वाइल्ड पोलियो वायरस के अलावा यहाँ पे WHO रजिस्ट्री डाटा ओनली द सर्कुलेटिंग VDPV, ये क्या है, वैक्सीनेटेड यहाँ पे पोलियो वायरस है। और ये क्या हो रहा है, देखिए आपको काफी अच्छे से मैं इस आर्टिकल को समझाना पड़ेगा। IPV क्या है प्लस OPV क्या है, तो इनको मैं समझाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे दो प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं कि जो पोलियो का केसेस है वो किस प्रकार से दो वीडीपीवी कैटेगरी में, एक आईवीडीपी एक एवीडीपी कैटेगरी में निकल के आ रहा है। आईवीडीपी मतलब इम्यूनोलॉजी डिफिशियंसी वाली वायरस है, ये निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जून 2022 की अगर बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट पब्लिश किया है कि जो वीडीपीवी टाइप 1 केस है, ये वाले वायरस, ये जो वीडीपीवी क्या कह रहे हैं, ये वायरस का नाम है, पोलियो का वायरस। जो पोलियो बच्चों में होता है, बच्चे लंगड़े हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं, हाथ पैरालाइज्ड हो जाते हैं, न्यूरो वर्क नहीं करता सही से, उन बच्चों को यही मिलाइटिस वायरस होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। अब इसकी रिपोर्ट को हम देखेंगे कि जो सीवियर कैटेगरी थी वो यहाँ पे निकल के आ रही थी पोलियो की बहुत सारे पहले। लेकिन अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, भारत कब यहाँ पे पोलियो से मुक्ति पाया? उसका सर्टिफिकेट भारत को किस सन में मिला? 2012, 13, 14, 15 कब मिला बताइए? तो यहाँ पे कोलकाता में 25 अप्रैल 2022 को यहाँ पे केस निकल के आया पोलियो का, जो कि यहाँ पे नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रीवियसली आइडेंटिफाइड क्या वीडीपीवीआई वायरस। तो ये वीडीपीवीआई वायरस से आइडेंटिफाइड नहीं है। जैसे कि बात करी जाए, दो प्रकार के वायरस होते हैं, उन वायरस को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा कि जो वायरस हैं वो किस किस प्रकार के वायरस निकल के आ रहे हैं। तो मेनली अगर देखा जाए आईपीवी, तो आईपीवी को अगर हम यहाँ पे देखेंगे और ओपीवी को देखेंगे तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जब भी हम आईपीवी की यहाँ पे बात करें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होते हैं। ये ओरल पोलियो वायरस, 2 बूंद जिंदगी की, याद रखिएगा 2 बूंद जिंदगी की, ये हम ही लोग भारत में सुचारू रूप से लेके आए हैं। अब यहाँ पे जो इस लिक्विड को बनाया जाता है उसमें क्या होते हैं? मरे हुए वायरस होते हैं, यानी अधमरे कह सकते हैं, अधमरे वायरस होते हैं यहाँ पे। तो किल्ड वायरस होते हैं, इनएक्टिवेटेड, जो एक्टिव या स्प्रेड नहीं कर सकते, बीमारी पुनः फैला नहीं सकते। यहाँ पे लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होते हैं, यहाँ पे कुछ जीवित वायरस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ओरल पोलियो वायरस, जिसमें हम लोगों को पिलाया जाता है। बचपन में ये कैंपेन चलाया गया था, अमिताभ जी ने बहुत ऐड किया था। इंड्यूस सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, ये आपके बॉडी में जाके एंटीबॉडी यानी उस वायरस से लड़ने के लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है जो बॉडी उससे लड़ती है। यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं, बोथ ह्यूमरल और इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को पैदा करता है। इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी मतलब आपके इंटेस्टाइन में जाके ये रहता है, जिसे हम लाइव वायरस बोलते हैं। तो ये जीवित रहता है और ये वेरी इफेक्टिव है। अगर बात करें आईपीवी की तो ओपीवी की तुलना में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये यूजफुल नहीं है पेंडेमिक, मान लीजिए एपिडेमिक, मान लीजिए अगर बात करी जाए कहीं फैला हुआ है बहुत तीव्र गति से, तो वहां पे आप कितने लोगों को जा जाके इंजेक्शन दे पाएंगे। लेकिन अगर बात करी जाए 2 बूंद जिंदगी की, तो वहां पे पूरे भारत में इस कैंपेन को चलाया गया और भारत से इराडिकेट कर दिया गया, हटा दिया गया था। ओपीवी की तुलना में आईपीवी जो है काफी एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि इसको इंजेक्शन के रूप में निर्माण करा जाता है। ये चीपर होता है 2 बूंद जिंदगी की, लेकिन इसको क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे बॉक्सेस में लेके आती हैं, जो भी मिडवाइफ होती थी, ग्राम की लोग आती थी, जो भी डॉक्टर नर्स आते होंगे, वो इसको यहाँ से खोलते होंगे और इसके अंदर वेपर निकलता होगा। तो यही कारण है इसको 0 डिग्री में रखने के लिए आवश्यकता है स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन की। इसको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती स्ट्रिंजेंट कंडीशन में रखने की। तो ये सारी डिफरेंसेस थी आईपीवी और ओपीवी में। अब यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट और बात बोलूंगा कि आईपीवी तो स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन ओपीवी स्प्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइव एटुनिएटेड वायरस है। अब यहाँ पे लाइव एटुनिएटेड वायरस की वजह से ये वाले जो ओपीवी थे ये भारत में चलाए गए, इंडिया में चलाए गए, और इंडिया में चलाने के बाद यही ओपीवी हैं जो कुछ कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं। अब उस केसेस की हम अगर डिटेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको निकलेगा ओपीवी, ये एक सेफली वैक्सीन तो है, लेकिन 1 to 3 टाइप ऑफ पोलियो वायरस के लिए सेफली तो है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि
अप्रोक्सीमेटली ये अगर बात करी जाए तो रेयर केसेस में यहाँ पे निकल के आ रहा है इसका डिसएडवांटेज कि 1 in 27 लाख 27 लाख में एक लोगों को ये वैक्सीन ओपीवी जिसे हम बोलते हैं, मुंह में 2 बूंद डाली जाती है बच्चों को, तो ये वैक्सीन एसोसिएटेड VAP जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमिलाइटिस वायरस, यानी आपके अंगों को पैरालाइज भी कर सकता है। कितने लाख लोगों में से? 27 लाख लोगों में से एक लोगों को पैरालाइज कर सकता है। तो एक्सट्रीमली लो रिस्क ऑफ VAPV ही है जो कि एक्सेप्ट किया गया है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। दूसरे जगह की बात करें कि यहाँ पे इनफ चिल्ड्रेन को इम्यूनाइज कर सकता है अगेंस्ट पोलियो, तो इस प्रकार की भी चीजें हैं। तो ये मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ पोलियो है CVDPV। तो ये सारी डिटेलिंग जो अभी मैं आपको दिया, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके एडवांटेज तो यहाँ पे हैं, ये सस्ते हैं, यूनिसेफ से खरीदे जा सकते हैं OPV। इसके एडवांटेज हैं सेफ और इफेक्टिव लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। वायरस जो है आंतों में रेप्लिकेट करके दूसरे को फैला सकते हैं। 27 लाख में से एक को इस प्रकार से रेशियो बनाया गया है, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज तो ज्यादा हैं। तो इंडिया में इसी को लाया गया था, OPV को लाया गया था। यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो WHO ने अपने इस रिपोर्ट को सही ढंग से पब्लिश नहीं किया है। 2 प्रकार की चीजें बोली गई हैं यहाँ पे कि इट डज नॉट हैव डाटा ऑफ IPDB मतलब इम्यूनो वाली बात करी जा रही है यहाँ पे, इम्यूनो। तो ये जो GPEI है, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जो 2008 में चलाया गया था, उसकी बात करी जा रही है। इसके पास डाटा सही ढंग से नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पे हम आगे चलेंगे। जब डाटा नहीं रहेगी तो आप किस प्रकार से चलेंगे, बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो IPV OPV के बारे में आपको बता दिया, जिसके कारण OPV से क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, IVDPV, ये इम्यूनोलॉजी वाले वायरस निकल के आ रहे हैं। तो यही बातें यहाँ पे बोल रही हैं। और मेघालय में दूसरा केस निकला था आपका अगस्त 12 में। तो 2 स्टेट हैं, एक कोलकाता में अप्रैल में निकला, मेघालय में यहाँ पे अगस्त में निकल के आया। तो ये इन्फेक्शन हो रहा है और न्यूरोविरेटेंट वायरस इंपैक्ट करते हैं यहाँ पे न्यूरो सिस्टम को, जिसके कारण कोई भी पार्ट बॉडी का अपंग हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की डेथ भी होती है। अच्छा, इतिहास की इसकी बात करें हम अगर, तो इतिहास में आप देखेंगे किस प्रकार से ये सारी चीजें हुई। आपके सामने मैं इतिहास के कुछ पन्नों को खोल रहा हूं। ये देखिए, पोलियो देन, उस समय कितना तीव्र गति से पोलियो फैला था उसको हम देखेंगे। 1916 में अगर जाएं तो यूएस में 27,000 लोग पैरालाइज हुए थे जो बच्चे हैं, और 6,000 लोगों की जानें भी गई थी, ये रिसर्च बताता है। 29 में आते हैं तो आयरन लंग, यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से ये चीजें यूएस में फैली थी, यूरोप में फैली थी, जो कि पैरालाइज की थी पोलियो पेशेंट को, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। आयरन लंग ये वाइडली यूज हुई थी यूरोप और यूएस में। तो इस प्रकार की तस्वीरें भी बहुत भयावह हैं। 1955 में जोनास साक ने, यहाँ पे याद रखिएगा इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने डेवलप किया फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। 1955 में इन्होंने क्रांति ला दी अपने इन डिस्कवरी से, और एक इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, मतलब OPV के रिस्पेक्ट में IPV कॉस्टली होती है। इसीलिए अपने भारत जैसे कंट्री में जहां पे पॉपुलेशन 140 है, 140 पॉपुलेशन को अगर बियर करना है तो यहाँ पे OPV चलाया जा रहा है, जो कि सस्ते रेट पे यूनिसेफ से खरीदी जाती है। इन्होंने ही जॉन सॉक ने डेवलप किया है, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1961 में एल्बर्ट सबीन डेवलप करते हैं OPV। तो ये जो OPV चलता है, एल्बर्ट सबीन यही डेवलप करते हैं। रेपिडली ये बिकम्स, ये मिल जाता है मतलब आसानी से, और सीधे 2 बूंद जिंदगी की यही वो खुराक है जो हम लोग भारत में देते हैं। OPV का आविष्कार एल्बर्ट सबीन ने किया है और जॉन सॉक ने किसका, IPV का किया है। 61 से 62 में अगर हम पहुंचे तो यहाँ पे पोलियो केसेस ड्रेस्टिकली बढ़ते हैं पुनः। तो 24 ऑफ द 34 अमेरिकन कंट्री में अगर देखा जाए तो पोलियो केसेस तीव्र गति से बढ़े हैं। 85 में अगर रोटरी इंटरनेशनल जो लॉन्च करता है पोलियो प्लस, तो ये पहली लार्जेस्ट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट थी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को लेके। 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव
PEI ये लॉन्च करते हैं 1988 में, और पोलियो पैरालाइज मोर देन 1000 चिल्ड्रन एवरी डे। प्रतिदिन 1000 बच्चे निकल रहे थे, जो 125 कंट्री में, तो बहुत बड़ी यहाँ पे लॉन्च करी जाती है। अब आज के परिदृश्य को देखें, ये तो पहले वाले परिदृश्य में चले गए। 2000 से क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 2000 से आंकड़े अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे देयर इज 99% ऑफ द रिडक्शन इन वाइल्ड पोलियो वायरस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जिसे हम वाइल्ड पोलियो वायरस कर रहे हैं। सीधे ये लंगड़ा आपको कर देगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके न्यूरो सिस्टम को, मोर्टार को। तो ये वेरिएंट पोलियो वायरस जो कि रेज कंसर्न करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2002 में WHO यूरोपियन रीजन में अगर बात करें तो फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस निकल के आता है। उसके बाद अगर बात करें 2011 में, तो NOPV बिगिन होती है, जो आपको डेवलप करी जाती है। नेक्स्ट 2015 में देखें तो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 डिक्लेयर किया जाता है कि ये खत्म हो चुका है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2। 2019 में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 इज डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड, टाइप 3 भी हम खत्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है 2020 में WHO अफ्रीकन रीजन में सर्टिफाइड करता है फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, लिविंग द वायरस इंडेमिक इन ओनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2020 में, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क में है ये, तो कभी भी भारत में आ सकते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरी बात, 2021 में रोल आउट होता है NOPV2, तो ये शुरू होता है 670 मिलियन डोजेज यहाँ पे दी जाती है, और इसको आउटब्रेक से रोकने को मदद मिलती है। 2023 में वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन रेस्ट्रिक्टेड है टू 2 प्रोविंसेस इन अफगानिस्तान एंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान, 7 पाकिस्तान के जिले और 2 राज्य अफगानिस्तान के। 80% की अगर बात करें पोलियो वायरस केसेस, तो ग्लोबली जो है कांस्टेंट है 4 सब नेशनल जियोग्राफिक में। तो कहाँ पे, नॉर्दर्न नाइजीरिया, साउदर्न सेंट्रल सोमालिया, ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दैट इज DRC, और नॉर्दर्न यमन में। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे बताना था। यहां से सफर शुरू किए हम लोग यहां तक का, तो आपको पता चल ही गया होगा। आशा करते हैं बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको हम देखेंगे ब्राजील के कंसर्न। ब्राजील कहाँ है, ब्राजील की लोकेशन अगर बताया जाए तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में पड़ती है ब्राजील। ये कितने कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर देखें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि ब्राजील जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों छोड़ दिया। तो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं लूला के चीफ एडवाइजर फॉरेन पॉलिसी ने ये बताया कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक नहीं है, बल्कि आपको एक प्रकार से प्रॉब्लम में क्रिएट कर दे रहा है, प्रॉब्लम में डाल दे रहा है। क्या है वो प्रॉब्लम, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम देखेंगे और समझेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है कि आपको सीवेज और रोडवेज, रेलवेज, इन सबसे कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का 2013 के आसपास इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये $1 ट्रिलियन चाइनीज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि किस प्रकार से समुद्र में भी और रेल और रोडवेज को भी कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, बहुत बड़ा, जिसका पार्ट इंडिया नहीं है। तो इस प्रकार की बातें करी जा रही हैं ब्राजील के द्वारा। तो ब्राजील ये अपना कंसर्न दिखाया है यहाँ पे कि हम क्या है, डिपेंडेंस किस प्रकार से नहीं रह सकते, और कैरिबियन स्टेट और चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है कैरिबियन में और लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका की जब बात करते हैं तो हम साउदर्न अमेरिका की बात करते हैं, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्राजील का जो कंसर्न है साउदर्न अमेरिकन कंट्री को लेके कि हम इस इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेंगे, और इस चीज को ज्वाइन नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारणों को वो बताया। सबसे पहले ये कह रहा है कि चाइना जो है हमें डेप्ट ट्रैप में फंसा सकता है। चाइना ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने उदाहरण दिया है श्रीलंका का। यहाँ पे श्रीलंका का उदाहरण देके ये बताया है इन्होंने, ये अपनी लॉबिंग करते हैं। हबन टोटा पे लॉबिंग मतलब अमेरिका ने इस चीज का काफी बारीक से परीक्षण भी किया है, और श्रीलंका का हबन टोटा 99 ईयर्स के लिए लीज पे भी ले लिया है। तो श्रीलंका का क्या हाल था हम सभी लोग जानते हैं।
साउथ अफ्रीका वाले रीजन में जो अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीकन कंटिनेंट, उनमें जाकर के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है उस कंट्री की हालात भी बहुत बदतर हो गई है। तो डेब्ट ट्रैप्स के हिसाब से यहाँ पे हम फंसने वाले नहीं हैं। इंडिया जैसी कंट्री भी इसमें नहीं फंसी है, तो हम भी इससे दूर रहना चाहते हैं। तो यही इस कारण है, बहुत सारे इश्यू निकल के आई है जिसके कारण यहाँ पे ब्राजील इससे क्विट कर गया है। तो ब्राजील इसको छोड़ दिया है और ब्राजील के छोड़ने के पीछे बहुत सारे ये कारण दर्शाए गए हैं। चाइना का जो और ब्राजील का जो रिश्ता है वो व्यापार में भी काफी अच्छा है। अगर कंसीडर करें तो कई सारे ट्रिलियन डॉलर की बिजनेस भी होती है। चाइना का तो बिजनेस ब्राजील से ज्यादा है और ब्राजील का बिजनेस चाइना से कुछ कम है, लेकिन हाँ अच्छा खासा टाई अप उन दोनों के व्यापार में है। तो यही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो आपको मुझे बताना था। और ये जो इश्यू था निकल के ब्राजील और चाइना के बीच में, ये निकल के नया इश्यू आया। तो याद रखिएगा ब्राजील भी क्विट कर चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। न्यू बात करी जाए तो ये अपनी इंडियन आर्मी है जो पंगोंग सो लेक है लद्दाख में, वहां पे पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। तो याद रखिएगा बहुत ब्यूटीफुल ये प्लेस है जो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करते हैं जो मैं चीजें यहाँ पे आपको बताया अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।